नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीआर जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए दृष्टि आईएएस का 11वें टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 10 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की जो एग्जामिनेशन तिथि है वो आगे बढ़ा दी गई है। तो अब आपके पास जो भी समय मिला है, ठीक है, उसका सदुपयोग करिए और पढ़ाई जो है करते रहिए और आपका रिजल्ट जो है कंफर्म होगा। ठीक है, बस करना क्या है कि अब जो भी आप पढ़ रहे थे पढ़ते रहिए और प्रत्येक दिन एक एक मॉक टेस्ट जरूर बनाइए, जो कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी देखने को प्रत्येक दिन मिल जाता है। हम लोग जो है प्रत्येक दिन एक एक सेट को कंप्लीट यहाँ पे कराते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी एक एक सेट डेली बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए यदि आप यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सकेगा, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 80वां स्थान है। कौन सा है? 80वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जनवरी 2024 में जारी किया गया था। भारत ने 62 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच के साथ 80वीं रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, इसे जो है वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2006 में की गई थी। नेक्स्ट है, स्मैली यानी SMALEI मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? ओडिशा के द्वारा। ठीक है, स्मैली मतलब हो गया समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल मंदिर परियोजना की शुरुआत जो है ओडिशा के द्वारा की गई है। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य जो है आध्यात्मिकता, संस्कृति और विरासत का परिवेश निर्मित कर अंगुतकों तक तीर्थयात्रियों को एक अनुपम अनुभवात्मक अनुभव प्रदान करना है। 17वीं शताब्दी में संबलपुर में महानदी के तट पर माँ समलेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सविता कंसवाल को। किनको किया गया है? सविता कंसवाल को। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्गीय सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे साहसिक कार्य पुरस्कार, ठीक है, 2022 से सम्मानित किया है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है 12 जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय जो था वो था डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, युवा निधि योजना शुरू की गई है। तो युवा निधि योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक के द्वारा किया गया है। युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसे स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एक पहल है। ठीक है, तो यह जो है किसकी एक पहल है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, किसकी है? भारतीय स्टेट बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यावरण अनुकूलन पहलों और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाने हेतु SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, ठीक है, यानी SGRTD लॉन्च किया है, जिससे भारत में हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अयुत्थाया अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, थाईलैंड के साथ। किसके साथ है? अयुत्थाया जो है भारत और थाईलैंड के बीच है, इसे आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद में। कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF 2023 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद में आयोजित किया गया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केप बर्दे। कौन है? केप बर्दे। ओके, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप बर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। ठीक है, अब केप बर्दे जो है मॉरिशस तथा अल्जीरिया के साथ WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला तीसरा देश बन गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 24 जनवरी 2024 को। ठीक है, 24 जनवरी 2024 को। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस या यूपी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था, ये आपको मालूम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मथुरा में। कहाँ किया गया है? मथुरा में किया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, पराक्रम दिवस डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी पराक्रम दिवस जो है किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस के जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, देखिए पराक्रम दिवस जो है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को सम्मानित करने हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की घोषणा की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो के स्मार्ट लॉन्च जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है केरल सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? केरल सरकार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही दिया गया है विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में? ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला दिया गया है कि यह प्रतिवर्ष जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल, पहला कथन तो सही है। दूसरा है, विश्व हिंदी जो है सचिवालय फिजी में स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में स्थित है। ठीक है, देखिए विश्व हिंदी सचिवालय जो है पोर्ट लुइस मॉरिशस में स्थित है, ना कि जो है फिजी में है। तो दूसरा तो हमारा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन अमृत संबंधित है। तो ऑपरेशन अमृत जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने हेतु जो है ऑपरेशन अमृत संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रीति रजक। कौन बनी है? प्रीति रजक। 28 जनवरी को प्रीति रजक जो है भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है। ये याद रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है जो पहली महिला होती है ना, उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, ध्यान देंगे, बैजंती माला बाली को भी दिया गया है, कोनिडेला चिरंजीवी को भी दिया गया है, बिंदेश्वरी पाठक को भी दिया गया है और पद्मा सुब्रमण्यम को भी दिया गया है। यहाँ पर जो है ये चारों को दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? खंजर अभ्यास, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किर्गिस्तान के साथ है। किसका है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो खंजर अभ्यास होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है, यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात से। किससे है दोस्तों? गुजरात से है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया को। किनको किया गया है? अरविंद पनगड़िया को जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने
100 डेज 100 पे, 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनवरी 2024 में फेलिक्स त्सेसीकेदी को राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये जो है कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेलिक्स त्सेसीकेदी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भूकंप से प्रभावित हुआ था? 1 जनवरी 2024 को, तो आपको याद होगा कि 7.6 तीव्रता के भूकंप के कारण जापान के पश्चिमी तट और पास के दक्षिण कोरिया में जो है 1 मीटर ऊंची लहर उठी थी। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बी.आर. कंबोज को। किनको किया गया है? बी.आर. कंबोज को जो है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस राष्ट्र ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, किर्गिस्तान ने। किसने किया है? किर्गिस्तान ने जो है आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, जो संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये जो है कौन से कक्षा के लिए है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेदिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता क्या है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 मेगावाट। क्या है दोस्तों? 50 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी UPNEDA राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ 125 परियोजनाएं स्थापित करेगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो यह किसमें किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ठीक है, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया था। सप्त सिंधु में सिंधु और सरस्वती के साथ पंजाब की 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है यहाँ पे सही दिया गया है? ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। बिल्कुल पहला कथन सही है, जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता है। नेक्स्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बौद्ध परिषदों के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और इन परिषदों के आयोजन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि बौद्ध परिषद की बात कर रहा है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला जो बौद्ध परिषद हुआ था वो राजगीर में हुआ था। ठीक है, पहला राजगीर में हुआ था। दूसरा जो हुआ था दोस्तों ये वैशाली में हुआ था। ठीक है, सेकेंड वैशाली में हुआ था। थर्ड जो है पाटलिपुत्र में हुआ था और फोर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो ये चारों क्रम है 1, 3, 2 और 4, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमुक। कौन था सातवाहन वंश का संस्थापक? ये था सिमुक। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही यहाँ पे दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि यह भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था। बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है, गांधार कला का मुख्य विषय जो है महायानवाद था। बिल्कुल दोनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश यात्री जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था? ठीक है, तो देखिए, हर्ष और उनके समय के इतिहास का पता लगाने के मुख्य स्रोत जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र है और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ह्वेनसांग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन जो है समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। कौन हुआ था? विष्णुगुप्त हुआ था। देखिए 250 ईस्वी से 350 ईस्वी तक प्रारंभिक पल्लव शासकों ने प्राकृतिक ने अपने शासन पत्र जारी किए। उसमें से महत्वपूर्ण थे शिव स्कंद बर्मन और विजय स्कंद बर्मन। ठीक है, पल्लव शासकों की अगली पीढ़ी जिन्होंने 350 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच शासन किया ने अपनी शासन पत्र संस्कृति में जारी किए। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक विष्णुगुप्त था, जिसे समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान हराया था। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा विष्णुगुप्त। ओके, नेक्स्ट है बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो बोरोबुदुर मंदिर जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलेंद्र शासकों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कुमार गुप्त ने। किसने रखा था? कुमार गुप्त ने रखा था। कुमार गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उनके शासनकाल को सामान्य शांति और समृद्धि द्वारा चिन्हित किया गया था। उनके अभिलेख पूरे गुप्त साम्राज्य में पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरापाषाणिक स्थल या स्थान जो है सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, ये तो सही है। आदमगढ़ पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी में, ये भी सही है। पोटवार पठार देखिए दक्षिण भारत दे दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में सोन घाटी और पोटवार पठार है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे गलत दिया गया है। फिर सोन घाटी जो है ये उत्तर पश्चिम भारत में, ये भी सही है। तो सी यहाँ पे गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रकूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है कथन सही है या है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना जो है दंतीदुर्र ने की थी। पहला कथन तो सही है। दूसरा है राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान अली मसूदी ने भारत का दौरा किया था। दूसरा कथन भी सही है दोस्तों। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रजिया जो है दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? रजिया, ठीक है, तो रजिया जो है दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1236 में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी संबंधित कार्य सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी खूत जो है व्यापारी, ये गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मूल रूप से लिखी गई तुजुक ए बाबरी की भाषा क्या थी? तुजुक ए बाबरी की भाषा क्या थी? ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी जो था, तुजुक ए बाबरी की भाषा जो था ये था तुर्की था। क्या था? तुर्की था। तुजुक ए बाबरी मूल रूप से बाबर द्वारा अपनी मातृभाषा तुर्की में अवकाश के दौरान लिखी गई थी। इसका फारसी में 4 बार, पहले जैन खान द्वारा, फिर प्यांदा खान द्वारा, तथा उसके बाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना और मीर अबू तालिम तुर्बती द्वारा अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो इसका जो मूल भाषा था ये था तुर्की में। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गज ए सिकंदरी पद का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि मापन पैमाना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंस की नियुक्ति की। बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। ठीक है, देखिए दूसरा कथन जो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, दूसरा कथन यहाँ पे जो है ये गलत है। ठीक है, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने यह तय करने का प्रयास किया कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा और प्रशासनिक पदों पर किसे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। सिर्फ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महालबारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, तो महालबारी बंदोबस्त जो है शुरू की गई थी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे 1822 में। कब किया गया था? 1822 में। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अब उत्तर प्रदेश में है। होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है 1882 में लागू किया गया था। उसने अनुभव किया कि गांव उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था थे, जिसकी सामाजिक संरचना के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो आत्मसम्मान जो आंदोलन है ये प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु क्या थी? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 46 ईयर। कितने ईयर के थे वो? 46 साल के थे। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 46 वर्ष की आयु में वे वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत आ गए थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बैंक का आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी CRR निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो CRR जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों? तो ये निर्धारित किया जाता है RBI के द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, यदि देखिए आय में वृद्धि है, आय में वृद्धि यदि इनकम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो मुद्रा की मांग जो है, मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी? उसमें वृद्धि हो जाएगी। पहला कथन सही है। दूसरा है, ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए यहाँ पे, दूसरा कथन जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, लोग कितनी मुद्रा अपने पास रखते हैं यह ब्याज दर पर भी निर्भर करता है। विशेष रूप से जब व्यापार दरें बढ़ती हैं तो लोगों की मुद्रा रखने में रुचि कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मुद्रा रखने का अर्थ कम ब्याज कमाने वाली जमा राशि रखना है और इस प्रकार कम ब्याज प्राप्त होता है, इसलिए उच्च ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा तो गलत हो जाएगा, पहला सही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी यानी MGT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, इसका उपयोग जो है माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की अनुवांशिक क्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, इसका उपयोग 3 पेरेंट बेबीज के विकास हेतु किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा भी कथन सही है, पहला भी कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियां किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती है? मांसपेशियां। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडरा से। किससे है? कंडरा से, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग का। किसका है? अनुप्रस्थ तरंग का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? कुफर जो कोशिकाएं हैं दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यकृत में यानी कि लीवर में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की? ब्लैक होल की। ठीक है, तो ब्लैक होल की जो भविष्यवाणी किया था ये किया था जॉन मिशेल ने। किसने किया था? जॉन मिशेल ने जो है 18वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, इन्होंने ही जो है किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी कि SI इकाई क्या है विद्युत आवेश का? ठीक है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? ये है कूलम। क्या है? कूलम है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है? क्षार धातु जो है ये नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है दोस्तों ये क्षार धातु नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यदि हम बात करें मेथनोइक अम्ल, नींबू। ठीक है, नींबू देखिए यहाँ पे पहला ही गलत दे दिया गया। नींबू में जो होगा क्या होगा? यहाँ पे नींबू दिया गया तो नींबू में क्या हो जाएगा? नींबू में जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, ना कि हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। तो पहला ही हमारा यहाँ पे गलत दिया गया है। फिर है एसिटिक अम्ल सिरका में सही है, टार्टरिक अम्ल इमली में सही है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में सही है। ये तीनों सही है, पहला ही गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जो है जानवर प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनि जो है उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है डॉल्फिन भी कर सकता है और चमगादड़ भी कर सकता है। ठीक है,
डॉल्फिन भी और चमगादड़ भी कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है, यह विषुववृत्त पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती है। बिल्कुल पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए विषुववृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के व्यापारिक पवनें मिलती है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। तो पहला कथन तो हमारे यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएगा। दूसरा है, दिसंबर में ITCZ जो है 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास स्थित होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जुलाई के महीने में ITCZ जो है 20 डिग्री से 25 डिग्री होता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है, यानी कि दूसरा भी कथन हमारा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट प्रश्न है, इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी के फूल खिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कौन से वर्षा? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लास्म शावर। क्या कहते हैं इसको? ब्लास्म शावर कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोचीन बंदरगाह को। किसको? कोची बंदरगाह को। नेक्स्ट है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी, तो पूगा घाटी जो है दोस्तों ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जनसंख्या की अस्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1921 से 1951 को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग 66 तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएंगे यहाँ पे तो पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का कितना है? 1028 है। 1028 है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल, यदि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का 365 है। 365 है। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों केरल का, तो केरल का जो है 860 है। 860 है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 829 है। 829 है। ठीक है, तो इस क्रम में आप देख लेंगे तो सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा केरल, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और सबसे अंत में होगा महाराष्ट्र। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है चावल की 3 फसलों उगाता है जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी इंद्रायणी। कौन सी हो जाएगी? इंद्रायणी नदी हो जाएगी। ठीक है, इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र में लोनावाला के पास सह्याद्री पर्वतमाला में कुरबंडे से होता है। ठीक है, यह भीम नदी की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 69, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ जो है धातु दिया गया है, दूसरी तरफ अयस्क दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम हो जाएगा बॉक्साइट, यानी ए का तो 4 हो जाएगा। फिर आयरन की बात करें तो आयरन हो जाएगा दोस्तों, आयरन जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा सिडेराइट। ठीक है, यानी बी का 3 हो जाएगा। तांबा की यदि हम बात करें दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे, तांबा का जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों? मैलाकाइट हो जाएगा, सी का तो 2 हो जाएगा। और जिंक का स्पेलराइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित शैल का। ठीक है, तो कायांतरित शैल का उदाहरण यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वार्टजाइट हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टजाइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए कायांतरित शेल की यदि हम बात करें दोस्तों, ध्यान देंगे तो इसका निर्माण जो है पहले से मौजूद चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन से होता है, जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, जिसको तृतीयक शैलें भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट, संगमरमर, ये सब जो है क्या है, कायांतरित शैल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ जो है अनुच्छेद दिया गया है और दूसरे तरफ जो है देखेंगे, चलिए दूसरे तरफ जो है इसको देखना है कि किससे ये संबंधित है। देखिए यदि हम बात करें अनुच्छेद 163 का, ठीक है, तो अनुच्छेद 163 जो है दोस्तों ये हो जाएगा राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 का तो 2 हो जाएगा, 1 का तो 2 हो जाएगा। बी का देख लेते हैं, अनुच्छेद 153, तो इसमें हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है ये, तो बी का तो 3 हो जाएगा, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 169 जो है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन अथवा सृजन से बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा विधान परिषद का, यहाँ का 3 का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 172 जो है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है, यानी कि 4, डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। तो पहला है, राज्यों से संबंधित प्रतिवेदनों को कैग द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ओके, देखिए पहला कथन यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला कथन हमारा यहाँ पे गलत दिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 151 क्लॉज 2 किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उसके राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो पहला तो कथन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, कैग की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह जो है कि उनके पद से हटाया जा सकता है, ये दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला है, यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, जब अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होगा, दूसरा भी कथन सही है, पहला भी कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की अनुशंसा की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडल आयोग ने, ठीक है। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी, ठीक है। मंडल आयोग अथवा दूसरा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1979 में, ठीक है, 1979 में किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। नगर पालिका का जो भी चुनाव होगा उसको उसका जो है आयोजन कौन करेगा, तो करेगा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला कथन देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसे जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। ओके, दूसरा है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है, ये भी कथन गलत है। राज्यसभा जो है इसमें अनुशंसा कर सकती है बट इसको संशोधन नहीं कर सकती। ओके, तो दूसरा पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था? लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीएमसी बाल योगी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 1998 में गति मोहन चंद्र बाल योगी 12वीं लोकसभा के सबसे युवा और पहले दलित अध्यक्ष बने थे, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? ठीक है, 21 का हिस्सा नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है आश्रय का अधिकार, ये 21 का हिस्सा में आएगा। विदेशी यात्रा करने का अधिकार, ये भी आएगा। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ये भी आएगा। आत्महत्या का अधिकार, देखिए आत्महत्या का अधिकार जो है वो 21 में नहीं दिया गया है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए, इसे अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार में आत्महत्या का अधिकार शामिल नहीं होता है, इसे आप याद रखेंगे, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के परिषद में सदस्यों के नामांकन की विशेषताएं कहाँ से ली गई है? ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, राज्यों की परिषद में सदस्यों के नामांकन की विशेषता जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि धन विधेयक केवल इसकी पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, इसकी सिफारिश के बिना अनुदानों की कोई मांग नहीं की जा सकती है। दूसरा भी कथन सही है, पहला भी कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई मात्रा में जलवाष्प का भार है। ओके, तो पहला कथन तो दोस्तों यहाँ पे सही है। दूसरा है, महासागरों के ऊपर सापेक्षिक आर्द्रता सबसे कम होती है। देखिए यहाँ पे दूसरा कथन जो है ना वो गलत हो जाएगा। यह किसी दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वातावरण में मौजूद नमी का प्रतिशत है। यह महासागरों के ऊपर अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन, ये दूसरा तो गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कूट अक्षर जो है उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है? ओके, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए और एम, यानी राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस या गैसें जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं? ओके, तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में शामिल कौन कौन हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा, मीथेन भी हो जाएगा, जलवाष्प भी हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यानी चारों के चारों जो है वह ग्रीन हाउस गैस में शामिल है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम कीटों के पालन को कहा जाता है? रेशम कीटों के पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है सेरिकल्चर। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है, ये केवल प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है गलत हो जाएगा। कई माइकोप्लाज्मा जो है प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं, इसलिए पहला तो कथन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है, ये सही है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वानर यानी एप नहीं है? वानर इसमें नहीं है, तो इसमें वानर के लिए हम बात करें तो गीमन एक वानर ही है, गोरिल्ला भी एक वानर है, लंगूर वानर के श्रेणी में नहीं आता है, और अरंगूटान जो है ये भी एक वानर है। ठीक है, तो ये ए, बी और डी ये तीनों के तीनों वानर, लेकिन सी इसमें वानर नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प प्रकृति में विषैला नहीं है? ठीक है, विषैला सर्प नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पाइथन। पाइथन जो है विषैला नहीं है, बाद बाकी वाइपर हो गया, कोबरा हो गया, करैत हो गया, ये सब क्या है? विषैला सांप है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का संशोधन आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष है दोस्तों 2011 और 12, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जई यानी कि ओट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, WTO द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्बर बॉक्स। क्या नाम दिया गया है? एम्बर बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है घाटे के वित्त पोषण का साधन है या है? ठीक है, तो 91 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, बाह्य सहायता भी उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, और आंतरिक ऋण भी हो जाएगा और मुद्रा छपाई भी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस और बाह्य उधार इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, घाटे के वित्त पोषण का साधन पूछ रहा था ना, तो बाह्य सहायता,
आंतरिक ऋण, मुद्रा छपाई इसमें शामिल होगा, बाह्य आधार इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसलिए राइट आंसर की यदि हम बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है CRISIL या ICRA या CAR हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो दिया गया है ये तीनों क्या है? ओके, तो ये तीनों के तीनों जो है वो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ठीक है, क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था के चालू एवं पूंजीगत खातों के निवल मूल्य को क्या कहा जाता है? निवल मूल्य को। ठीक है, तो निवल जो मूल्य होता है उसको कहेंगे हम लोग अदायगी संतुलन, यानी राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, देखिए एक वर्ष में बाह्य देशों के साथ किसी अर्थव्यवस्था के कुल लेन देन के परिणाम को अर्थव्यवस्था के अदायगी संतुलन यानी BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूप में जाना जाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था के चालू और पूंजीगत खातों का निवल मूल्य है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नकदी प्रबंधन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है यहाँ पे सही दिया गया है? तो पहला दिया गया है ये अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी किए गए एक दीर्घकालिक साधन है जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है, ये सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेसल समझौता संबंधित है। बेसल जो समझौता है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। किससे है? बेसल समझौता किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेसल समझौता जो है बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में 10 देशों के समूह के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स द्वारा की गई थी। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, लाल सागर से अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है। तो लाल सागर से सीमा साझा कौन करेगा? इरिट्रिया करेगा, सूडान करेगा, मिस्र करेगा, इथोपिया नहीं करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि सिंधु गंगा क्षेत्र की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय है। बिल्कुल, पहला कथन जो है बिल्कुल राइट है। दूसरा है तराई हिमालय के गिरिपाद में मोटे बजरी और कंकड़ से युक्त एक संकीर्ण क्षेत्र है। ओके, देखिए दूसरा जो यहाँ पे कथन दिया गया है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ऐसे तो हम इसको भावर कहेंगे। यह हिमालय के गिरिपाद में मोटे बजरी और कंकड़ से युक्त एक संकीर्ण क्षेत्र है। यह लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी सतह की इसका सतह जो है छिद्रपूर्ण है जो जल को इसके मध्य से निस्यंदित करती है। इसलिए दूसरा कथन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी परियोजना या नदियाँ सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला दिया गया है कि भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर, ये तो सही है। मंडी परियोजना व्यास नदी पर, यह भी सही है। नागा अर्जुन सागर जो है मंजरा नदी पे दे दिया गया है। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा, ये कृष्णा नदी पे है, तो सी ही हमारा गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है खादी और ग्रामोद्योग खादी और ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा MSME मंत्रालय यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 100 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये कब किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2021 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नीति आयोग के संदर्भ में सही है या है? ठीक है, नीति आयोग के संदर्भ में तो पहला दिया गया है भारत के राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इसका अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरा है इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। बिल्कुल ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा दोस्तों? तो ये संबोधित करेगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो है
किसको त्यागपत्र संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक मामले भी आएगा, नागरिक मामले भी आएगा, आपराधिक मामले भी आएगा और विशेष अवकाश भी आएगा। चारों के चारों आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला दिया गया है, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। ओके, इसलिए देखिए, ये लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, संसद सदस्य और सभी वर्ग के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। तो इसलिए पहला कथन तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसके अनुसार लोकपाल के 30% सदस्य जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से होंगे। दूसरा भी कथन यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, लोकपाल के 50% सदस्य जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिला से शामिल होंगे। ठीक है, ना कि 30%। तो दोनों के दोनों कथन गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है पेमेंट्स बैंक के संबंध में सही है? ठीक है, पेमेंट्स बैंक के संदर्भ में, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, वे भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत शामिल है? ठीक है, प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, वित्तीय साक्षरता भी इसमें शामिल होगा, लाभार्थी को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाना ये भी शामिल होगा, बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच ये भी शामिल होगा। ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत शामिल होगा? तो ये तीनों शामिल होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना जो है 1988 में किया गया था, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 अप्रैल 1988, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस बुक है ये। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मेनार्ड किन्स हो जाएगा। ठीक है, किन्स का ये बुक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है भारत की प्राप्तियों के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है, सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देनदारी उत्पन्न करती है अथवा वित्तीय अस्थियों को कम करती है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिनके आधार पर सरकार पर दावा किया जाता है। दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है पूंजी खाते के अंतर्गत आता है? पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो देख लेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी इसमें आएगा, विदेशी संस्थागत निवेश भी आएगा और सरकारी सहायता भी आएगा, लेकिन सेवाओं का व्यापार इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मुख्य रूप से जिस प्रोटीन से बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी बाल जो है कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? तो बने होते हैं केराटिन से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, सही उत्तर को आपको यहाँ पे चूज करना है। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यदि हम विटामिन ए की बात करें दोस्तों, तो विटामिन ए से क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा सबसे पहले, तो सी का हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यदि हम बात करें विटामिन B1 का, ठीक है, विटामिन B1 से क्या हो जाएगा? बेरी रोग हो जाएगा, यानी डी का 2 हो जाएगा। उसके बाद विटामिन B6 की यदि हम बात करें तो विटामिन B6 से एनीमिया होता है। ठीक है, यानी बी का 3 हो जाएगा। और विटामिन सी से जो है स्कर्वी होता है। ओके, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकटक झील को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया था? मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में लोकटक झील को, ठीक है, तो ये किया गया था वर्ष 1993 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनशू ऑप्शन किससे संबंधित है? ग्रीनशू ऑप्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शेयर बाजार से। किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा जो है पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का जिला सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो जो गलत यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ये देख लीजिएगा, पार्वती आरगा पश्चिम बिहार जो कि प्रतापगढ़ दिया गया है, ये गलत है। ये जो है गोंडा में है। कहाँ है? गोंडा में है। तो डी तो हमारा गलत है, बाद बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ भौगोलिक अवस्थिति दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले यदि हम बात करें सबसे पूर्वी जिला का, सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। ओके, यानी कि फर्स्ट ए का तो फर्स्ट हो जाएगा। सबसे यदि हम बात करें सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिमी क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा, यानी बी का तो 3 हो जाएगा। सबसे उत्तरी का बात करें तो सबसे उत्तरी हो जाएगा सहारनपुर, सी का 2 हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पे रामपुर जो है दोस्तों, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामपुर जो है हरियाणा के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो ये हो जाएगा 912। कितना हो जाएगा दोस्तों? 912 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? ओके, तो यहाँ पे देख लेंगे 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा संत कबीर नगर। कौन हो जाएगा? संत कबीर नगर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसकी शुरुआत जो है दोस्तों वर्ष 2019 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लॉन्च की गई, यह कब किया गया है? लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है 11 जुलाई 2021 को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप, ठीक है, धमेक स्तूप, तो ये जो है दोस्तों ये है सारनाथ में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य विवाह उत्सवों में दर्पण और रुमाल पकड़कर किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा छपेली नृत्य। कौन सा हो जाएगा? छपेली नृत्य। नेक्स्ट है, एक तरफ जो है मिलान करना है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ जो है प्रदूषक दिया गया है, दूसरा तरफ जो है स्रोत दिया गया है। ओके, चलिए हम लोग इसका जो है मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों हाइड्रोकार्बन का, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन का तो जीवाश्म ईंधन का दहन होता है इससे। ठीक है, तो ये का तो 4 हो जाएगा। कार्बन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा रेफ्रिजरेटर से। ठीक है, रेफ्रिजरेटर से, यानी कि बी का तो 3 हो जाएगा। ओजोन की यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, ओजोन की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑटोमोबाइल उत्सर्जन इससे होता है। ठीक है, यानी कि सी का फर्स्ट हो जाएगा। और धूम कोहरा की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा औद्योगिक उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा स्वेच्छातंत्रवाद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो पहला दिया गया है इसमें रेल बजट भी शामिल है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें समापन वित्तीय वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष का कारण शामिल है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ये तो सही है बिल्कुल। फिर है, इसके सदस्य जो है पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये है ऑप्शन सी, गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है? नोडल पुलिस एजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला है, उनका मतदाता आधार एक ही क्षेत्र तक सीमित है, जो कि बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है, वे स्वयं को एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या जातीय समूह से जोड़ते हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो पहला दिया गया है, यह विषाणु परिवार जो है फ्लेबीबी रीडे के एक सदस्य के कारण होता है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, इस बीमारी की पहचान पहली बार वर्ष 1996 में की गई थी। देखिए दूसरा कथन जो है दोस्तों यहाँ पे ये गलत दिया गया है। इसका पहली बार जो पहचान है 1957 में किया गया था, 1957 में, ना कि 1996 में। तो इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है पुष्प के भाग हैं? ठीक है, पुष्प के भाग हैं। तो पुष्प के भाग यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो कोरोला हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा, जयांग हो जाएगा और केलिक्स हो जाएगा। यानी चारों के चारों जो है वो पुष्प के भाग हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है पाचन तंत्र का विकार है? ठीक है, पाचन तंत्र का विकार है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, अतिसार भी हो जाएगा, पीलिया भी हो जाएगा, आंत्रपुच्छ जो है ये भी हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बायो रेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, यह पर्यावरणीय प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया और कवक का उपयोग करता है। ठीक है, तो पहला कथन तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो है राइट है। ओके, दूसरा है, इसमें शामिल सूक्ष्मजीव प्रदूषित क्षेत्र के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। ओके, देखिए सूक्ष्मजीव किसी प्रदूषित क्षेत्र के मूल निवासी हो सकते हैं या उन्हें कहीं और से अलग किया जा सकता है और दूषित स्थल पर लाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था सिद्धू और कान्हू भाई ने। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? आत्मीय सभा की, तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है दोस्तों ये किया गया था 1814 में। कब किया गया था? 1814 में, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? यंग बंगाल आंदोलन से, तो ये था हेनरी विवियन डोरोजियर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष का पद किसने संभाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनिवास शास्त्री ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला दयानंद एंग्लो वैदिक यानी DAV स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में। कब किया गया था? सॉरी, कहाँ किया गया था? लाहौर में किया गया था। ओके, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये जो है किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामोसी किसान सेना का आयोजन किया था? तो यह किया था वासुदेव बलवन फड़गे ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें और इन्हें प्रारंभिक से अंतिम गतिविधि तक सही कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि हम बात करें बेलोर विद्रोह का दोस्तों, तो बेलोर विद्रोह जो है 1806 में होता है। 1806 में होता है। ठीक है, सतारा का विलय यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो यदि हम बात करें सतारा का विलय का यहाँ पे, तो सतारा का विलय जो है कब होता है? तो सतारा का विलय जो है 1848 में होता है। कब होता है? 1848 में होता है। ठीक है, फिर यदि हम श्वेत विद्रोह का बात करें दोस्तों, ठीक है, श्वेत विद्रोह जो है 1859 में होता है। 1859 में
1859 में। फिर यदि हम बात करें भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की तो ये होता है 1869-72 में। ठीक है, 1869-72 में, 69-72 में। ठीक है, तो इस प्रकार यदि देखेंगे यहाँ पे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होने वाला है ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन आनुवांशिक विकार नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। 148 नंबर प्रश्न है, मिष्टी पहल संबंधित है। तो मिष्टी पहल जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो यह जो है मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रजाति IUCN स्थित सही सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है? तो देखिए सुनहरा लंगूर जो है लुप्तप्राय श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सुनहरी मछली जो है खतरे के करीब, ये गलत है। ठीक है, फिर मालाबार सिबेट जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, ये भी सही है। नीलगिरी तहत जो है कमजोर है, ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली यानी सफर एक पहल है। ठीक है, तो सफर जो है एक पहल है किसका? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, इसका उद्घाटन जो है 2010 में हुआ था। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। इस प्रणाली को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 150 प्रश्न को कंप्लीट किया है। आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।